हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज़ाद ग्रुप ऑफ एजुकेशन में। मैं हूं शकील अहमद और इस वीडियो में आज हम बात करने वाले हैं एक करंट के टॉपिक की, हाल ही में चर्चा में रहने वाले एक टॉपिक की। आप पिछले कुछ दिनों से अगर नज़र बनाए हुए हैं न्यूज़ पर, चर्चा में है कॉलेजियम सिस्टम। हम देख रहे हैं कि सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में एक टसल जैसी स्थिति है। सरकार का कोई मंत्री, कानून मंत्री ने भी कहा, हमारे उपराष्ट्रपति ने भी इसके बारे में बात की कि जो कॉलेजियम सिस्टम है इसको कहीं ना कहीं चेंज करने की ज़रूरत है। वहीं पर सुप्रीम कोर्ट का भी जो लेटेस्ट, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा कि जब तक गवर्नमेंट कोई नया लॉ लेकर नहीं आती, कॉलेजियम सिस्टम ही कानून बना रहेगा। ये बात सुप्रीम कोर्ट ने कही, आप इस इमेज में भी देख सकते हैं। तो ये जो एक टसल चल रही है सुप्रीम कोर्ट और सरकार के बीच में पिछले कुछ सालों से, जब से वर्तमान गवर्नमेंट आई है हमारे भारत में, तब से ये चर्चा ज़्यादा उठने लगी है कि सरकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं है न्यायपालिका को लेकर। सरकार की जो अधिकारिता है, जो संविधान में कहा गया है, उसका एनक्रोचमेंट कहीं ना कहीं न्यायपालिका के द्वारा हो रहा है अपनी स्वतंत्रता के नाम पर। तो जो पॉलिटिकल न्यूज़ है उससे तो हमारा कोई वास्ता नहीं है, उससे हमें कुछ भी चीज़ें नहीं लेनी है, लेकिन हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से जो एक टॉपिक इंपॉर्टेंट हो जाता है, उस टॉपिक की हम आज बात करने वाले हैं और वह है कॉलेजियम सिस्टम। हम इस वीडियो में पूरा समझने की कोशिश करेंगे कि कॉलेजियम सिस्टम क्या है, इसका स्ट्रक्चर क्या है, किस तरह से ये विकसित हुआ, काम करने का तरीका क्या है और सरकार और सुप्रीम कोर्ट के बीच में ये टसल क्यों है, क्या चुनौतियां आ रही हैं और किस तरह से हम इनका सुधार कर पाएंगे। तो यह जो वीडियो है वो आपका प्रीलिम्स के नज़रिए से भी और मेंस ओरिएंटेड होते हुए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो हम चर्चा करें, अगर सुप्रीम कोर्ट में जो कॉलेजियम सिस्टम डेवलप हुआ है, जो सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द ईयर एक सिस्टम डेवलप किया है अपने न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर, कॉलेजियम सिस्टम, वह क्या है। तो आप देखते हैं कि कॉलेजियम सिस्टम कहते किसे हैं? जो हमारा सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स हैं, इनके न्यायाधीशों की नियुक्ति को लेकर नियुक्ति, या हमारे हाई कोर्ट्स के जो जजेस हैं, जो न्यायाधीश हैं, इनका ट्रांसफ़र की जब बात आती है तो डायरेक्ट ऐसा नहीं है कि सरकार ने चाहा और ट्रांसफ़र हो गया। यह ओवर द ईयर एक सिस्टम सुप्रीम कोर्ट ने डेवलप किया है कि आप ट्रांसफ़र कब करेंगे और नियुक्ति किस तरह से करेंगे, वो सुप्रीम कोर्ट तय करेगी। उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक कॉलेजियम प्रणाली बनाई है कि किस तरह से सिफारिश दी जाएगी और कब किसी व्यक्ति का, किसी न्यायाधीश का ट्रांसफ़र किया जाएगा या उसे नियुक्ति दी जाएगी या पदोन्नति दी जाएगी। इस तरह का मामला यहाँ पर है। तो जो सुप्रीम कोर्ट में और सरकार में टसल चल रही है, इसका क्या कारण है? कारण यह है कि जो संविधान में प्रावधान किए गए हैं वो थोड़े से अलग हैं और उसमें सरकार का एक बड़ा हस्तक्षेप है। सरकार के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति को जो सलाह देती है गवर्नमेंट देती है इंडिया की, तो उसके द्वारा नियुक्ति की जाती है। लेकिन ओवर द ईयर सुप्रीम कोर्ट ने थर्ड जजेस केस में, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड जजेस केसेस में इस तरह की एक प्रणाली विकसित कर ली जिसमें सरकार का हस्तक्षेप कहीं ना कहीं बहुत कम या ना के बराबर हो गया। तो सरकार चाहती है कि हम भी इसमें अपना पार्टिसिपेशन दें और न्यायपालिका चाहती है कि हमारी स्वतंत्रता बनी रहे। तो ये जो टसल है, ये इसका सारा मामला है। तो सबसे पहले समझने की कोशिश करते हैं कि संविधान में क्या प्रावधान है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर और हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर। तो हम देखते हैं कि अनुच्छेद 124(2) जो है वह कहता है सुप्रीम कोर्ट के जजों की नियुक्ति को लेकर, और यह अनुच्छेद यह कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जज की नियुक्ति राष्ट्रपति करेगा। और राष्ट्रपति करेगा किससे पूछकर? चीफ जस्टिस से पूछ सकता है। परामर्श की बात आती है यहाँ पर, आप देखेंगे परामर्श करने के लिए। मैं पढ़ के सुनाता हूं एक बार। उच्चतम न्यायालय के और राज्यों के उच्च न्यायालयों के ऐसे न्यायाधीशों से परामर्श करने के पश्चात जिनसे राष्ट्रपति इस प्रयोजन के लिए परामर्श करना आवश्यक समझे,
राष्ट्रपति अपने हस्ताक्षर और मुद्रा सहित अधिपत्र द्वारा उच्चतम न्यायालय के प्रत्येक न्यायाधीश को नियुक्त करेगा और वह न्यायाधीश तब तक पद धारण करेगा जब तक वह 65 वर्ष की आयु प्राप्त नहीं कर लेता। संविधान का अनुच्छेद 124(2) यह कहता है कि राष्ट्रपति जिससे पूछना चाहे, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों से पूछना चाहे या सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों से पूछना चाहे, उनसे परामर्श करने के बाद किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के रूप में नियुक्त किया जाएगा। और इस परामर्श को हमेशा किसी भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से तो करना ही चाहिए, ऐसी बात कही गई है हमारे संविधान में। यह बात है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों को लेकर। दूसरा, अनुच्छेद 217(1) यह कहता है भारत के मुख्य न्यायमूर्ति को और उस राज्य के राज्यपाल से सलाह करने के बाद, परामर्श करने के बाद, ये जो शब्द है ना परामर्श, यह सारे फसाद की जड़ कहीं ना कहीं हमें बनता हुआ नजर आता है। तो भारत के मुख्य न्यायमूर्ति से, उस राज्य के राज्यपाल से और मुख्य न्यायमूर्ति से भिन्न किसी दूसरे न्यायाधीश की जब नियुक्ति होती है तो मुख्य न्यायमूर्ति से भी परामर्श करने के बाद राष्ट्रपति उसकी नियुक्ति करेगा। तो हमने यहां पर क्या समझा, नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति। किससे परामर्श करेगा? परामर्श करेगा सर सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से। इसके अलावा जिससे भी राष्ट्रपति परामर्श करना चाहे, चाहे वो चीफ जस्टिस हो, चीफ जस्टिस तो हो गया, चाहे वो सुप्रीम कोर्ट का कोई दूसरा न्यायाधीश हो या किसी राज्य का न्यायाधीश भी होगा, किसी राज्य हाईकोर्ट का न्यायाधीश होगा, उससे भी राष्ट्रपति परामर्श कर सकता है। उसके बाद में वह किसी व्यक्ति को न्यायाधीश के पद के रूप में नियुक्त करेगा। यहां पर क्या बात हुई, यहां पर नियुक्ति तो राष्ट्रपति करेगा और किससे परामर्श करेगा? परामर्श करेगा सर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, सुप्रीम कोर्ट के जो हमारे मुख्य न्यायाधीश हैं, मुख्य न्यायमूर्ति हैं, उनसे, जो राज्य है संबंधित राज्य के राज्यपाल से, और अगर उस राज्य के हाईकोर्ट के चीफ जस्टिस को नियुक्त नहीं करना है तो उस हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति को हमें अपॉइंट करना है राष्ट्रपति को, तो राष्ट्रपति परामर्श करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से और राजस्थान के राज्यपाल से। इसके अलावा राजस्थान हाईकोर्ट में मुख्य न्यायमूर्ति तो हैं, किसी अन्य न्यायमूर्ति को अपॉइंट करना है तो क्या करेंगे? राष्ट्रपति सीजेआई से, राज्यपाल से और राजस्थान हाईकोर्ट के मुख्य न्यायमूर्ति से परामर्श करेंगे, उसके बाद में उसकी नियुक्ति करेंगे। यह हमारा संवैधानिक प्रावधान है। और आपको पता है राष्ट्रपति नियुक्ति कर रहा है और राष्ट्रपति किसके अनुसार काम करता है? मंत्री परिषद की सलाह के अनुसार। और मंत्री परिषद हम कह सकते हैं सरकार का डायरेक्ट हस्तक्षेप इस चीज में है, जिसे सरकार चाहेगी उसे सुप्रीम कोर्ट का जज नियुक्त कर सकती है, हाई कोर्ट का जज नियुक्त कर सकती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमें देखने को मिलता है कि सरकार का एक अच्छा खासा रोल है सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने में, हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति और स्थानांतरण, उनका ट्रांसफर करने में अच्छी खासी भूमिका हमें संवैधानिक प्रावधानों के अंतर्गत नजर आती है। किसकी? सरकार की। और राष्ट्रपति सरकार के अनुसार ही काम करता है, यानी मंत्रिपरिषद की सलाह के अनुसार। अब यहां पर मामला फंसता है, ये जो परामर्श का शब्द दिया हुआ है ना, ओवर द ईयर इस पे चर्चा होती है कि ये जो परामर्श है, परामर्श का मतलब आप क्या लेंगे कि सिर्फ सलाह ली, और सलाह ली तो क्या उनकी सलाह मानना जरूरी है या नहीं है? इस तरह से चीजें डेवलप होना शुरू हुई। तो क्या हुआ आगे देखते हैं। इसी परामर्श शब्द की वजह से कॉलेजियम प्रणाली का विकास होना शुरू हुआ। बात होती है 1981 की। एक केस आता है एसपी गुप्ता बनाम भारत संघ। वाद 1981 में, और इसी को हम क्या कह देते हैं? फर्स्ट जजेज केस भी कह देते हैं, फर्स्ट जजेज केस।
इसमें सुप्रीम कोर्ट की जो संवैधानिक पीठ थी, जो 5 जजों की पीठ थी, उसने यह कहा कि परामर्श का मतलब आप क्या लेते हैं? परामर्श का मतलब है सलाह लेना, इसका मतलब सहमति नहीं है। सहमति इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है। यानी राष्ट्रपति ने अगर सीजेआई से पूछा, परामर्श लिया, या किसी अन्य न्यायाधीशों से पूछा और परामर्श लिया, अगर उनकी राय राष्ट्रपति को लगता है कि ठीक नहीं है, ठोस कारण है, तो हो सकता है राष्ट्रपति उनकी सलाह को ना माने। यानी राष्ट्रपति मानने के लिए बाध्य नहीं था। राष्ट्रपति चाहे तो उनकी सलाह के विरुद्ध जाकर भी किसी व्यक्ति को अपॉइंट कर सकता था। बात क्लियर है? आगे कुछ सालों तक ऐसा ही चलता रहा। 1993 में एक और केस आया जिसे हम कहते हैं सेकंड जजेज केस। इस केस में 9 न्यायाधीशों की बैठक, वो पीठ थी, 9 न्यायाधीश थे। आपको ये बात पता होनी चाहिए कि अगर सुप्रीम कोर्ट के किसी निर्णय को बदलना हो तो जिस पीठ ने निर्णय दिया था उससे बड़ी पीठ का निर्णय उस पर आना जरूरी है। तो यहाँ पर तो संवैधानिक पीठ थी, 5 सदस्यों की पीठ थी, यहाँ पर 9 न्यायाधीश बैठे और उन्होंने कहा कि परामर्श का मतलब सहमति से है। और यह सहमति कौन देगा? यह सहमति एक संस्थागत निकाय देगा, एक संस्थागत निकाय देगा। और उसमें होंगे भारत के चीफ जस्टिस, यानी चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और सुप्रीम कोर्ट के 2 सबसे सीनियर, वरिष्ठतम, सीनियर मोस्ट जजेस। ये भी बात ठीक है सर। तो सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर अब 1993 से कॉलेजियम सिस्टम, इसी को हमने क्या कहा? इसी को हमने कहा कॉलेजियम। कॉलेजियम, इसी को हमने कहा कॉलेजियम। तो सुप्रीम कोर्ट ने 1993 में कहा कि परामर्श का मतलब सहमति है। यहां पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति होना जरूरी है किसी भी अपॉइंटमेंट को लेकर, चाहे वो हाई कोर्ट में भी हो और सुप्रीम कोर्ट में भी हो। इस तरह से यहां पर बात होना शुरू हुई। और कॉलेजियम प्रणाली में कौन कौन होंगे, ध्यान रखना है। सेकंड जजेज केस में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम बनेगा चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और सीनियर मोस्ट, 2 सबसे वरिष्ठतम न्यायाधीशों की मंजूरी होगी। यह कॉलेजियम होगा और इसकी सिफारिश के आधार पर फिर राष्ट्रपति क्या करेगा? उसकी नियुक्ति करेगा। तो यहां पर फिर से एक चीजें शुरू हुई कि 1993 से कॉलेजियम प्रणाली के बेस पर न्यायाधीशों की नियुक्ति होना शुरू हुई। याद रखें, इससे पहले तक जो संविधान में प्रावधान है उसी के अकॉर्डिंग नियुक्ति होती थी। फिर बात करें 1998 में एक केस फिर से आया जिसे हम कहते हैं थर्ड जजेज केस। इसमें क्या हुआ? जो हमारे तत्कालीन राष्ट्रपति थे, आपको पता होगा हमारे संविधान में एक अनुच्छेद है आर्टिकल 143, उसके अंतर्गत राष्ट्रपति किसी भी संवैधानिक मुद्दे पर, कानूनी मुद्दे पर सुप्रीम कोर्ट से सलाह के लिए कह सकते हैं। तो राष्ट्रपति ने सुप्रीम कोर्ट से पूछा कि ये जो परामर्श है, आपने कहा कि परामर्श का मतलब क्या होना चाहिए? सहमति होना चाहिए। तो राष्ट्रपति ने कहा कि ये सहमति का मतलब आप क्या बताना चाहते हैं? क्या सिर्फ सीजेआई की, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति होनी चाहिए, या और भी इसके अंतर्गत कुछ चीजें हैं, या फिर और अन्य न्यायाधीशों की भी सहमति उसमें होनी चाहिए? जब ये बात सुप्रीम कोर्ट से पूछी गई तो इसमें सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया कि सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की सहमति नहीं, 4 अन्य वरिष्ठतम न्यायाधीशों की सहमति भी इसमें होनी चाहिए। तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने जो निर्णय दिया वह कहा कि जो कॉलेजियम होगा, कॉलेजियम यानी जो निकाय यह सिफारिश करेगा कि किसकी नियुक्ति करनी चाहिए और किसकी नहीं, उसमें सिर्फ चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ही नहीं, 4 अन्य सीनियर मोस्ट जजेस
सबसे वरिष्ठतम होना आवश्यक है। यहाँ पर जो वर्तमान कॉलेजियम का निर्माण होता है वह यहाँ पर थर्ड जजेस केस में होता है। और वर्तमान में भी जब सुप्रीम कोर्ट में किसी भी न्यायाधीश की नियुक्ति करनी होती है तो सिफारिश कौन करता है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जजेस। इसमें एक बात आपको ये ध्यान रखनी है, सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा कि अच्छा अब देखिए ये बात आती है कि चलो ठीक है सीजेआई किसी नाम पर राजी है, लेकिन इनमें से कोई व्यक्ति हो जो उसके नाम पर तैयार नहीं हो नियुक्ति को लेकर, तो क्या हुआ? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह आवश्यक है, ऐसा होना चाहिए कि सभी जजेस जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है और बाकी के 4 जजेस हैं सभी किसी नाम पर राजी हों, सभी किसी नाम को नियुक्त करने की सिफारिश करें। अगर इनमें से कोई भी जज अगर तैयार नहीं है सिफारिश करने को लेकर, समझिए कि सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने और 4 में से 2 लोगों ने नाम दे दिया कि ये नाम होना चाहिए, नियुक्त करना चाहिए, लेकिन 2 लोगों ने उसके विरुद्ध अपना मत दिया कि ये नाम नहीं होना चाहिए। और अब अगर सरकार के पास वह फाइल जाती है नियुक्ति को लेकर, तो क्योंकि कॉलेजियम प्रणाली पूरी तरह से उस नाम पर एक मत नहीं था, इसलिए सरकार उसको मना कर सकती है। सुप्रीम कोर्ट ने इतनी पावर सरकार को दी हुई है। यानी आवश्यक है, जरूरी है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के साथ साथ पूरा कॉलेजियम किसी भी नियुक्ति के लिए सिफारिश करने में एक मत हो, तो यह सबसे बेहतर स्थिति मानी जाएगी। यह बात थी। इस तरह से वर्तमान कॉलेजियम प्रणाली का हमारे विकास देखने को मिलता है। आगे बढ़ते हैं। नियुक्ति की प्रक्रिया क्या होगी कॉलेजियम व्यवस्था के अंतर्गत? तो आपने देखा नियुक्त हम किस किस को करते हैं। सबसे पहले चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की अगर बात आती है तो जो वर्तमान चीफ जस्टिस होगा, वर्तमान सीजेआई जो रिटायर होने वाला है, वह क्या करेगा? अगले चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करता है। अगले चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश। लेकिन आपको यह बात ध्यान रहे कि जो अगले चीफ जस्टिस के नाम की सिफारिश करता है उसमें जो एक मानदंड का ध्यान रखा जाता है वह है सीनियोरिटी, वरिष्ठता का हमेशा इसमें ध्यान रखा जाता है, ताकि किसी भी ऐसे व्यक्ति को जो सरकार के तहत काम करने के अंदर ज़्यादा प्रचलित है उससे नियुक्त नहीं किया जा सके। हम देखते हैं 1970 के दशक में 2 बार ऐसा हुआ, सीनियर जज को छोड़कर जो जूनियर थे उनसे उन्हें सीजेआई बनाया गया। वहां से यह एक चीज शुरू हुई कि हमें वरिष्ठता का ध्यान अवश्य रखना होगा ताकि सरकार अपनी मनमानी ना कर सके। तो इसमें यह होता है। इसके अलावा जो अन्य न्यायाधीश होते हैं सुप्रीम कोर्ट के जो न्यायाधीश होंगे, इसके लिए जो सिफारिश की जाएगी, जो प्रस्ताव लाया जाएगा, सिफारिश करेंगे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 4 सीनियर मोस्ट जज। जब यह सब किसी नाम पर एक मत होंगे तो फिर इस प्रस्ताव को आगे भेज दिया जाता है भारत के केंद्रीय कानून मंत्री के पास, और वह उसे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के पास भेज देते हैं ताकि राष्ट्रपति को कहा जाए कि राष्ट्रपति को यह सलाह दी जाए कि आप इनकी नियुक्ति कर दीजिए। ठीक है, तो यहां पर जो काम है वो कौन कर रहा है? 4 सीनियर मोस्ट जजेस कर रहे हैं। इसके अलावा बात करें अगर हाई कोर्ट के न्यायाधीशों की, यहां पर जो सिफारिश की जाती है वो की जाती है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया प्लस 2 सीनियर मोस्ट जज। यहां पर इतना आपको ध्यान रखना है, 2 सीनियर मोस्ट जजेस के जब सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति की बात आएगी तो 4 सीनियर मोस्ट जज होंगे कॉलेजियम प्रणाली में, लेकिन जब हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति या ट्रांसफर की बात आती है तो बात करते हैं हम 2 सीनियर मोस्ट जजेस की चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को लेकर। जब यह प्रस्ताव कर देते हैं तो वह जो सीएम के पास भेजी जाती है फाइल, सीएम राज्यपाल को कहता है कि भाई आगे भेज दो केंद्रीय मंत्रिपरिषद को ताकि राष्ट्रपति के पास यह नियुक्ति के लिए जा सके। याद रखना है चाहे सुप्रीम कोर्ट का जज हो या हाई कोर्ट का जज हो,
नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। राज्यपाल का कोई रोल नहीं है नियुक्ति करने में। ये एक इम्पोर्टेंट बात है। हमेशा प्री में क्वेश्चन कंफ्यूज करने के लिए ये स्टेटमेंट आता है अक्सर कि हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति करते हैं, उसी प्रकार हाई कोर्ट के न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल करते हैं। नहीं, ये बिल्कुल गलत है। नियुक्ति दोनों की ही राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, तो ये बात थी। यहाँ पर एक बात यहाँ पर यह भी है कि जो हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है, यहाँ पर जो चीफ जस्टिस की नियुक्ति की जाती है, यह कोशिश की जाती है कि वह व्यक्ति की जो न्यायाधीश नियुक्त किया जा रहा है वह उस राज्य का ना हो, वह संबंधित राज्य का यह बात जरूर सुप्रीम कोर्ट इंश्योर करता है कि जब किसी संबंध में किसी हाई कोर्ट में न्यायाधीश की नियुक्ति की जाती है तो यह बिल्कुल इंश्योर किया जाता है कि वह व्यक्ति, वह न्यायाधीश उस राज्य से संबंधित ना होकर किसी अन्य राज्य से हो। ऐसा क्यों है? ताकि उसके जो न्यायिक निर्णय हैं वह अपने राज्य के हित में झुके हुए ना हो, किसी भी प्रकार से वह अपने काम को निष्पक्ष तरीके से कर सके। इसलिए यह इंश्योर किया जाता है, यह बात ध्यान में रखी जाती है। ठीक है, इसके अलावा अब ये जो चीज हो रही है, क्या इसमें सरकार की बिल्कुल भूमिका नहीं है? हमने देखा था संवैधानिक प्रावधानों में सरकार की भूमिका है। यहाँ पर हम कह रहे हैं कि सिफारिश कौन करेगा? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 4 सीनियर मोस्ट जज। यहाँ पर चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया और 2 सीनियर मोस्ट जज, यानी इन्हीं को तो हम कोलेजियम कहते हैं। तो हम देख रहे हैं कि सिफारिश तो कोलेजियम कर रहा है और राष्ट्रपति के पास भेजा जा रहा है तो राष्ट्रपति उनकी नियुक्ति कर दे रहा है। सरकार की क्या भूमिका है इसमें? तो सरकार की इस कोलेजियम सिस्टम में भी बहुत थोड़ी सी भूमिका में देखने को मिलती है। वह यह है कि सरकार कोलेजियम की पसंद के बारे में आपत्तियां उठा सकती है और स्पष्टीकरण भी मांग सकती है। सरकार यह कह सकती है कि आपने इस नाम को किस बेसिस पर आगे बढ़ाया है, हमें बताइए, मांग सकती है। लेकिन अगर कोलेजियम उन्हीं नामों को दोहराता है तो सरकार संवैधानिक पीठ के निर्णयों के तहत उन्हें न्यायाधीश के रूप में नियुक्त करने के लिए बाध्य है। सुप्रीम कोर्ट ने ओवर द ईयर इस तरह के निर्णय दिए हैं कि अगर कोलेजियम के निर्णयों पर सरकार एक बार आपत्ति करती है, आपत्तियां उठा सकती है, स्पष्टीकरण मांग सकती है, लेकिन अगर कोलेजियम ने दोबारा उन्हीं नामों को वापस भेजा है सरकार के पास नियुक्त करने के लिए तो सरकार बाध्य है कि वह उन न्यायाधीशों की नियुक्ति करे। तो यहाँ पर सरकार का रोल बिल्कुल मिनिमम हो जाता है। सरकार एक तरह से किसी भी पावर के अंतर्गत सरकार नहीं रह जाती, सरकार के पास कोई भी शक्ति इस मामले में नहीं रह जाती। यदि किसी वकील को उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में पदोन्नत किया जाता है तो सरकार की भूमिका इतनी सी है कि वह आईबी के द्वारा, इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा जांच कराने तक सीमित है। अगर किसी वकील को मैं आपसे एक सवाल करता हूं कि कितने सालों में वकालत करने के बाद कोई व्यक्ति सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट का जज बन सकता है? क्या कंडीशन है, आप कमेंट करके बताइएगा। तो अगर किसी वकील को सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट के जज के रूप में प्रमोट किया जा रहा है तो सरकार सिर्फ इतना कर सकती है कि इंटेलिजेंस ब्यूरो के द्वारा उसका बैकग्राउंड के बारे में, उसके व्यक्तित्व के बारे में जांच करवा सकती है। इससे ज़्यादा सरकार कुछ नहीं कर सकती। तो हम देख रहे हैं कि जहां पर सरकार की एक महत्वपूर्ण भूमिका थी संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार, वहीं पर कोलेजियम सिस्टम के अंतर्गत सरकार एकदम नगण्य स्थिति में है, बिल्कुल भी शक्तियां नहीं है उसके पास। तो ऐसी स्थिति में सरकार क्या करती है? सरकार लेकर आती है 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट। ऐसी स्थिति में सरकार 2014 में एक संविधान संशोधन लाती है, 99वां संविधान संशोधन कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014, और इसके अंतर्गत प्रावधान होता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का, यानी एक ऐसे आयोग का जो सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की
और हाईकोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति करने का काम करेगा। तो हम थोड़ा सा जानने की कोशिश करते हैं NJAC के बारे में, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन को लेकर क्या प्रावधान इसके थे। इस कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत सरकार ने 3 अनुच्छेद हमारे संविधान में ऐड किए। 3 अनुच्छेद, 124 में हमने प्रावधान देखा था, सरकार यहां पर लेकर आई 124A, और 124A में क्या था, NJAC जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है उसकी संरचना के बारे में बात की गई। और संरचना कैसी थी इसकी संरचना, जो इसके अध्यक्ष होने वाले थे, अध्यक्ष इसके थे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, इसके अलावा 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, 2 सीनियर मोस्ट जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट। इसके अलावा हमारे जो कानून मंत्री हैं, केंद्रीय कानून मंत्री, केंद्रीय कानून मंत्री होंगे, और 2 अन्य व्यक्ति होंगे, 2 अन्य व्यक्ति, विशेषज्ञ कह सकते हैं, 2 अन्य व्यक्ति। और इन अन्य व्यक्ति की नियुक्ति किस आधार पर की जाएगी, इनको चुनेगी एक चयन समिति, इनको चुना जाएगा एक चयन समिति के द्वारा। चयन समिति में होंगे हमारे प्रधानमंत्री, हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, और लोकसभा में जो विपक्ष का नेता होगा, विपक्ष का नेता। तो देखिए एक अच्छा खासा बराबरी का अमाउंट सरकार ने हालांकि रखा था। इसके अंदर हमें देखने को मिलता है कि PM भी हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया भी है, लोकसभा के विपक्ष के नेता भी है, ताकि ऐसा ना लगे कि सिर्फ सरकार के आदमी मिलकर एक तरफा फैसला कर लेंगे। तो इन 2 व्यक्तियों को नियुक्त किया जाएगा इस आधार पर। कितने लोग हो गए, 1, 3, 4 और 2, 6 लोगों का ये आयोग होने वाला था। इन 2 अन्य व्यक्तियों को 3 वर्ष के लिए नियुक्त किया जाना था, 3 वर्ष के लिए, और इनको वापस नियुक्ति यानी पुनर्नियुक्ति इनकी नहीं की जा सकती थी। पुनर्नियुक्ति, इनकी पुनर्नियुक्ति अलाउ नहीं थी। यह स्ट्रक्चर था अनुच्छेद 124A के अंतर्गत हमारे NJAC का, नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन का। तो ये बात आपके समझ में आ गई। फिर एक और अनुच्छेद हमने रखा था, मतलब में 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के अंतर्गत आर्टिकल 124B 124B भी लाया गया। इसमें NJAC के कार्यों को रखा गया, NJAC के कार्यों का उल्लेख किया गया, NJAC के कार्यों का उल्लेख किया गया। और इसमें क्या था, वही चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की नियुक्ति, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों की नियुक्ति, चीफ जस्टिस ऑफ हाई कोर्ट्स, किसी भी उच्च न्यायालय के हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस की नियुक्ति, और हाई कोर्ट के अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। इसके अलावा चीफ जस्टिस हाई कोर्ट के न्यायाधीशों का स्थानांतरण, इस तरह की चीजें इनमें क्या की गई थी, इसके कार्यों के रूप में बताया गया था। हमने वही जो पीछे बात की है नियुक्तियों को लेकर, वह सारे कार्य इसके बताए गए। और यह कहा गया कि NJAC यह सुनिश्चित करेगा कि जिन व्यक्तियों को नियुक्त किया जा रहा है वह इसके योग्य भी हैं या नहीं है। फिर एक और अनुच्छेद जोड़ा गया 124C। इसके अंतर्गत कहा गया कि NJAC का जो कार्य प्रक्रिया है, NJAC की कार्य प्रक्रिया, इसे संसद विनियमित कर सकती है। यानी इसकी कार्य प्रणाली को संसद के द्वारा रेगुलेट किया जा सकता है, किया जाएगा। संसद चाहे तो कोई चेंजेस भी कर सकती है। यह एक NJAC लेकर आया हमारी गवर्नमेंट के द्वारा 99th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 2014 में। लेकिन जैसे आपने देखा 3 जजेस केस, 3 न्यायाधीश केस हमने पीछे देखे। 2015 में सुप्रीम कोर्ट ने क्या किया, जब NJAC को लेकर सुप्रीम कोर्ट में न्याय याचिकाएं दायर हुई तो 2015 में
सुप्रीम कोर्ट ने इसके कुछ मुद्दों पर आपत्ति की और इसे पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया। क्या कहा सुप्रीम कोर्ट ने? सुप्रीम कोर्ट का कहना था कि कानून मंत्री इसमें किस तरह से लाया गया। कानून मंत्री तो बेसिकली अगर हम देखें तो एक वकील होता है, एक वकील के तौर पर, या ये दो अन्य व्यक्ति आप किस बेस पर ला रहे हैं, इनकी योग्यता क्या होगी, किस तरह से ला रहे हैं, और अगर लाएंगे तो हो सकता है कि आप वकीलों को लाएं, और क्योंकि वही कानून के थोड़े से विशेषज्ञ हमें नजर आते हैं, और वकीलों को अगर आप लाएंगे तो जजेस की नियुक्ति में वकीलों का क्या काम है ना, क्योंकि वकील तो जजेस के सामने जिरह करने के लिए जाते हैं। तो अगर वकील ही जजेस को नियुक्त करने में अपना रोल अदा करेंगे तो जजेस की निष्पक्षता कहां साबित हो जाएगी, निष्पक्षता कैसे बची रह जाएगी। इन मुद्दों पर सुप्रीम कोर्ट ने कहते हुए जो फोर्थ जज केस हुआ, फोर्थ जजेस केस 2015 में, उसने सुप्रीम कोर्ट ने एनजेएसी को असंवैधानिक घोषित कर दिया। असंवैधानिक घोषित कर दिया। और सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग है यह न्यायालय की स्वतंत्रता पर और शक्तियों का पृथक्करण का जो सिद्धांत है, जो हमारे बेसिक स्ट्रक्चर हैं, इन पर आघात करता है, इन पर वार करने की कोशिश करता है। इसलिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग को सुप्रीम कोर्ट के द्वारा पूरी तरह से असंवैधानिक घोषित कर दिया गया। यह बात थी। तो अब हम देख लेते हैं क्या चीजें और हो सकती है। हमने पूरा इसका स्ट्रक्चर जानने की कोशिश की, एनजेएसी को हमने समझा, कॉलेजियम प्रणाली से संबंधित मुद्दे क्या क्या हैं इनको हम थोड़ा सा देखने की कोशिश करते हैं। दरअसल कॉलेजियम प्रणाली के साथ जो मुश्किल है, जो मुद्दा है, वो यह है कि इसमें सरकार का पूरी तरह से बहिष्करण नजर आता है। इसमें सरकार का कोई रोल ही नजर नहीं आता बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना भी नहीं होना चाहिए कि एकदम सरकार को बिल्कुल ही नेग्लेक्ट कर दिया जाए, क्योंकि चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट हमारे संसद पर नियंत्रण रखती है कि वह इस तरह के कानून या इस तरह के संशोधन नहीं कर सकती जिससे संविधान के मूल ढांचे पर आघात होता है, उसी तरह से ऐसे प्रावधान होना आवश्यक है कि संसद या हमारी कार्यपालिका न्यायपालिका के कार्यों पर चेक एंड बैलेंस की तरह नजर रख सके, थोड़ा बहुत नियंत्रण रह सके, ताकि निष्पक्षता के साथ साथ अनियंत्रित ना हो जाए हमारी जुडिशरी। तो यह आवश्यक है। एक तो पहला मुद्दा तो यही है। जब इस तरह की बात आती है तो कोई देखने वाला नहीं है, जवाबदेही नहीं है, तो पारदर्शिता और जवाबदेही की कमी भी जुडिशरी में हमें नजर आती है। पक्षपात व भाई भतीजावाद की संभावना बढ़ जाती है। जब कोई आपके काम को चेक करने वाला ही नहीं है तो फिर आप किसे नियुक्त करते हैं और किस तरह से नियुक्त करते हैं, कोई निश्चित मानदंड भी नहीं है, तो फिर हो सकता है कि आप पक्षपात और भाई भतीजावाद जैसी चीजों को बढ़ावा देना शुरू करें। नियंत्रण व संतुलन के सिद्धांत के विरुद्ध, मैंने आपसे कहा चेक एंड बैलेंस होना जरूरी है। जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट कार्यपालिका और विधायिका को नियंत्रित करती है, उसी तरह से न्यायपालिका को भी तो हमें किसी तरह से चेक एंड बैलेंस करने की जरूरत होनी चाहिए। क्लोज डोर मैकेनिज्म है, पूरी तरह से बंद कार्य प्रणाली है, किसी को कुछ पता ही नहीं किस बेसिस पर नियुक्ति हो रही है, क्या मानदंड है, किस आधार पर नामों की सिफारिश की गई है। इस तरह से कोई आधिकारिक सचिवालय नहीं है, कोई ऐसा ऑफिस नहीं है जहां पर कह सके कि यहाँ पर कॉलेजियम की कार्य प्रणाली होती है, कॉलेजियम का कार्य संचालन किया जाता है ना। कार्य प्रणाली एवं निर्णय प्रक्रिया के बारे में कोई सार्वजनिक सूचना उपलब्ध नहीं होती। सुप्रीम कोर्ट हमें नहीं बताती कि इन नामों के बारे में हम चर्चा करने की कोशिश कर रहे हैं या इन नामों के बारे में हम सोच रहे हैं। इसके अलावा कोई आधिकारिक रिकॉर्ड भी दर्ज नहीं किया जाता है। तो ये एक तरह से क्लोज डोर मैकेनिज्म हमारे सामने नजर आता है। और एक इंपॉर्टेंट मुद्दा जो कई टाइम से बना हुआ है, असमान प्रतिनिधित्व। हम देखते हैं सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट्स में जो न्यायाधीश हैं वो मैक्सिमम परसेंटेज पुरुषों का है। तो यहाँ पर थर्ड जेंडर और महिलाओं को भी इसमें शामिल करने जैसी बातें होनी चाहिए, ताकि एक लिंग तटस्थ
न्यायपालिका की स्थापना हो सके और हर तरह के मुद्दों का हम निष्पक्ष तौर पर और स्वतंत्रता पूर्वक और सही तरीके से न्याय निर्णय किया जा सके। ठीक है, तो ये मुद्दे थे। और जब मुद्दों की बात आती है तो हम समाधान या आगे की राह की भी बात करते हैं। तो क्या होना चाहिए? स्वतंत्रता और जवाबदेही के बीच संतुलन बना होना चाहिए। कुछ ऐसा मैकेनिज्म हमें लाना चाहिए कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता भी बनी रहे और उनके कार्यों के प्रति उनकी जवाबदेही भी हमें नजर आए। तो इस तरह के प्रावधान हमें करने की जरूरत है। और जब जवाबदेहिता बढ़ाएंगे तो उनके कार्यों में पारदर्शिता को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना पर पुनर्विचार किया जा सकता है। हालांकि अभी एक न्यूज आई थी जिसमें हमारे कानून मंत्री से पूछा गया था कि क्या एनजेएससी पर पुनर्विचार किया जा रहा है, तो उन्होंने कहा कि अभी इस तरह का कोई प्रस्ताव नहीं है। लेकिन जिन राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग के जिन मुद्दों पर, जिन बातों पर सुप्रीम कोर्ट को क्या था, सुप्रीम कोर्ट को ऑब्जेक्शन था, उनको थोड़ा चेंज करके, मॉडिफाई करके और हम राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की जैसी चीजों को वापस से लाने के बारे में विचार कर सकते हैं। लिंग विविधता और प्रतिनिधित्व न्यायपालिका होनी चाहिए। जैसे हमने बात की कि न्यायालय में अन्य लिंग वाले व्यक्तियों को भी, थर्ड जेंडर हो गए, महिलाएं हो गई, इनको भी प्रतिनिधित्व मिलना चाहिए ताकि एक लिंग तटस्थ न्यायपालिका की स्थापना हम कर सकें। तो ये हमारा एक डिस्कशन था। बताइए आपको कैसा लगा? हमने कोशिश की है कॉलेजियम प्रणाली को पूरी तरह से समझने की, कहां से किस तरह से इसका विकास हुआ। पहले हमने संवैधानिक प्रावधान भी देखे और किस तरह से ये डेवलप हुआ और क्या मुद्दे इसके सामने हैं, किस तरह की चुनौतियां इसके सामने हैं और क्या समाधान इसके हो सकते हैं। तो हमने कोशिश की है इस मुद्दे को प्रीलिम्स ओरिएंटेड और मेंस ओरिएंटेड हर तरह से समझने की। उम्मीद कर रहा हूँ आपको ये चीज़ पसंद आई होगी। इसके अलावा आपके कुछ सजेशंस हैं तो अपने सजेशंस कमेंट में ज़रूर बताइएगा। आपको वीडियो कैसा लगता है यह भी कमेंट में बताइएगा और हम आपकी कमेंट्स को कंसिडर भी करते हैं, आपकी बातों पर गौर भी करते हैं। तो अपनी राय हमें ज़रूर देते रहें। कैसा लगता है लाइक करें, दोस्तों में ज़रूर बताएं ताकि उन्हें भी इस चीज़ का फ़ायदा मिल सके। आज की इस वीडियो को यहीं रखते हैं। धन्यवाद।